जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं न्यूक्लियाई चैप्टर का पढ़ने रेडियो एक्टिव डीके। तो देखिए रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे और रदरफोर्ड और सोडी ने एक रूल दिया था वही देखेंगे, रदरफोर्ड और सोडी फ्रांस। तो पहले पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके सुने बेटा, इधर बातें नहीं, इधर बातें नहीं। देखिए तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है सुनिएगा। तो अल्फा कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है। ऐसे एटम जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, ऐसे एटम जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस की उसकी साइज भी बड़ी होगी क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, है ना। तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। अगर हम कह रहे हैं एक एटम है, छोटा सा एटम है, तो उसकी न्यूक्लियस भी छोटा सा होगा, लेकिन क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत कम है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत कम है बेटा, तो छोटे सी जगह में एक नैरो स्पेस में कंसंट्रेटेड होंगे। लेकिन हमने कहा तो एक बहुत बड़ा सा एटम है तो उसकी न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा सा होगा। तो क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इस वजह से उसकी साइज बड़ी होगी। तो इसकी साइज बड़ी होगी तो अब बताइएगा वो साइज जिसका इतना के रेंज में, इतना मीटर के रेंज में जो इलेक्ट्रॉन, इसका तो जानते हैं 0.14 के जीरो लगाइए और उसके बाद 1 लिखिए, 14 के जीरो, इतना छोटा, इतने छोटे एरिया में अगर ये प्रोटॉन चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अगर आ जाएंगे तो उसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। आप इसका पीछे जाकर के क्लास दे सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ओके। तो आप इसके पीछे का वीडियोस देख सकते हैं कि उसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है, किस रेंज में लगता है। न्यूक्लियर फोर्स तभी लगता है जब इतना वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो बहुत नैरो स्पेस में जब बहुत पास पार्टिकल्स हो तब न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होता है। तो अगर साइज एटम के न्यूक्लियस की साइज बहुत बड़ी है, इससे बड़ा है, तो बताइए उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, तो जो अगल बगल अपने आसपास आइदर पड़ोस वाले पेरीफेरी बोलते हैं उसको, उसके जस्ट पेरीफेरी में जो आएंगे पार्टिकल, न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उन्हीं पर केवल ये न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो पाएगा। जो बहुत ही पास आएगा, जो बहुत ही पास रहेगा एक दूसरे के, इसके रेंज में, वह उन्हीं के बीच में केवल, मान लीजिए कि ई इतना अपने इस रेंज में है लेकिन ये दूर है, तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं एक्ट करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स तब इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में रिपल्सन काम करने लगेगा। प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल्सन करता है ना, तो इसके बीच से न्यूक्लियस क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल होगा तो ई एटम जो है पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। अगर एटम अनस्टेबल है तो उसी से ये देखा गया कि वे सारे एटम या एलिमेंट जो कि 82 पीबी लेड सीसा ना बेटा, इससे ऊपर वाले एलिमेंट है, सभी से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते रहते हैं। तो इन द ईयर 1896 में इट वाज हेनरी बेकुरल ने देखो स्पेलिंग वगैरह अपना देख लेना, ठीक है ना। तो ये हेनरी बेकुरल ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ओके। अब आइए समझते हैं इसे। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जिसके वजह से इसका अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल का मतलब कि हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, बीटा पार्टिकल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन। और गामा पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। एक बात बताइए, ये कहां से निकलता है, न्यूक्लियस से निकलता है, ऐसा हेनरी ने देखा, हेनरी बेकुरल ने। अब सुनना, ये एक बार पीसीएस के पेपर में पूछा था, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किसने किया था, हेनरी बेकुरल। हाँ अब सुनना, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कैसे निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, ये तो समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस से निकला। इसके पहले हाइपोथेसिस देखे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अगर होता तो उसके पास 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है, बताया था ना न्यूक्लियस से। तो इसलिए कैसे ये निकला, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग बताएंगे टॉपिक, अभी आएगा इसमें, तो फिलहाल ये देखते हैं। तो बताइएगा, अल्फा बीटा रेडिएशन से निकलते रहते हैं, ऐसा इस जोन देखा जिसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या है, डिसइंटीग्रेशन
डिसइंटीग्रेशन माने ब्रेक कर जाना, डीके हो जाना, टूट जाना, खत्म होना, नष्ट होना। तो डिसइंटीग्रेट होता रहता है हैवियर एटम्स डिसइंटीग्रेट होता रहता है, एटम या एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता रहता है और स्मॉलर न्यूक्लियाई बनाता है, छोटा छोटा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कह दूं यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है बेटा, एक अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल मतलब He2 और 4 ना, यहाँ से 2 कम होगा और यहाँ से 4, अरे 4 ना अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उतना मास कम होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 घटाइए 92 माइनस 2 बताइए, हाँ। और यहाँ पर हम कुछ भी आगे पहले अभी रुकेगा, और ऊपर का आएगा 235 में से 231, ठीक। तो 90 पर क्या होता है, 90 पर होता है थोरियम, ठीक है। तो नया वो बन जाएगा दूसरा एलिमेंट, और फिर से ये ब्रेक करेगा, ई बनेगा रेडियम, फिर बनेगा पैलेडियम, ऐसे पैलेडियम रेडियम ऐसे ब्रेक होता जाता है, और लास्ट में बनता है 82 Pb, और यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि सबसे हैवियर एटम में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर रखते हुए जो मोस्ट स्टेबल है वो है लेड, सीसा, Pb। ओके बेटा, आइए तो रेडियो एक्टिव डीके क्या है बताइए। रेडियो एक्टिव डीके किसी एलिमेंट का, किसी हैवियर एटम वाले एलिमेंट का अपने से डिसइंटीग्रेट करना, अपने आप स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवियर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब इंटीग्रेशन प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम दैट एलिमेंट या फिर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस से क्या निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहते हैं। लेकिन एक बात और मैंने बताया था कल, क्या कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा और गामा एक साथ निकलते हैं, बीटा और गामा एक साथ निकलते हैं, अल्फा बीटा एक साथ कभी भी नहीं निकलते। एक बात और, अब आ जाइए तब यहीं पर देख लिया जाए पहले कि अल्फा इमिशन क्या होता है। इमिशन कितने प्रकार का होता है, 3, अल्फा बीटा और, तो अल्फा इमिशन क्या होता है, तो अल्फा इमिशन कैसे निकलता है, अल्फा इमिशन का मतलब कि न्यूक्लियाई निकल रहा है, वो 2 प्रोटॉन निकल रहा है ना, तो अल्फा। तो देखिए जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस पर, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस पे हैवी एटम वाला है कोई एलिमेंट, हैवी एटम वाले एलिमेंट पर अगर कोई स्लो मूविंग न्यूट्रिनो एक न्यूट्रॉन अगर आकर के इंसिडेंट होता है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम में से 92 और यहाँ पर क्या 235, इस पर अगर स्लो मूविंग एक न्यूट्रॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 0, और यहाँ ये जेड है ना, जेड प्रोटॉन की संख्या ना, तो प्रोटॉन तो होता नहीं है 0, और यहाँ पर 1, और एक इसमें से क्या निकलता है, तब निकलता है थोरियम, अल्फा निकल जाएगा ना, ये अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो सीधी सी बात, अगर आप इसका जनरल इक्वेशन देखना चाहेंगे, जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो कोई एलिमेंट x ऐसा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ले लेते हैं z, और यहाँ पर ले लेते हैं a, इस पर एक न्यूट्रिनो आएगा, तो इसमें से क्या निकलेगा बेटा, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में से कितना कम होगा, 2, और यहाँ से कितना कम होगा, 4। अरे अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 ना, तब अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है ना, तो बताइए यहाँ से कितना कम होगा, तो यहाँ पर बताइए x है, तो ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, बोलिए ना, ये दूसरा एलिमेंट बन जाता है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जैसे ही एटॉमिक नंबर कम होगा तो पीरियोडिक टेबल जो आपके पास है, पीरियोडिक टेबल में जैसे से एक कम हो या 2 ज्यादा हो, ऐसे ग्रुप में या पीरियड में इलेक्ट्रॉन ये एटम्स एटम का पोजीशन शो किया गया है। तो इसलिए जैसे ये कम या ज्यादा होगा तो नया वाला एलिमेंट बन जाएगा, तो उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कहाँ पे बैठता है वो दिखा दिया जाएगा। तो बताइएगा, तो ये जैसे ही कम होगा तो नया वाला एलिमेंट बन जाएगा, तो नया एलिमेंट बन जाएगा। पहले बताइए कितना, एक न्यूट्रिनो आके इंसिडेंट हुआ तो क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो क्या बनेगा, ये इसमें से कितना कम होगा, 2, तो Z-2, और यहाँ पर A-4, और यहाँ माइनस एक अल्फा पार्टिकल, चाहे अल्फा लिखिए चाहे फिर 2He4 सुना है। अगर ये यूरेनियम रहा होता तो कहते हैं यहाँ थोरियम बन जाएगा 92, और यहाँ से 231 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या निकलेगा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अल्फा इमिशन।
अब अगर हम कह दें कि किसी एटम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल कैसे निकलता है, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मतलब प्रोटॉन उसके अंदर है, इसलिए कोई न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रिनो आया तो अगर कोलाइड किया तो प्रोटॉन तो निकल गया, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, तो इन सबसे इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसेप्ट दिया गया, पाउली ने दिया था। पाउली नहीं, इसके बारे में बताता शायद पाउली था ना, पाउली शायद पाउली ही था मेरे ख्याल से, पाउली ही थे, था नहीं, ठीक है। तो फिर सुनिए, इन्होंने कहा था क्या कि उस समय एक इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ये बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उस समय एक न्यूट्रॉन किसमें चेंज होता है? एक न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो मतलब कि जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन इसका मास निग्लिजिबल होता है, मास इसका निग्लिजिबल होता है, तो इसी को कहते हैं न्यूट्रिनो। क्या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहते हैं पॉजिट्रॉन, नहीं एक मिनट, क्या, हाँ पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। तो अरे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पार्टिकल का कहेंगे पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिट्रॉन निकलता है जिसका चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। तो ये निकलता है, ये कहा गया। और गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन को तो आपको पता ही है कि देखिए ये जब बहुत हाई एनर्जी निकलती है, जब मास डिफेक्ट होता है ना, जब देखिए जब एक न्यूट्रिनो आकर के इंसिडेंट होता है न्यूक्लियस पर, हैवी न्यूक्लियस पर, रेडियोएक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस पर, तो उसमें से अल्फा बीटा इमिशन होने लगता है। तो अल्फा बीटा जब इमिशन होने लगता है तो वो एटम का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है। वो एटम किसमें चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर से वो डी एक्साइट होने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं? तो जो एनर्जी रिलीज करता है वही होता है गामा रेज, ठीक है ना। तो वही एनर्जी जो रिलीज करता है वही है गामा रेज, तो ये होता है गामा इमिशन। अरे तीनों समझ में आएगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। सुनिए बेटा, अब आगे इसी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजन। अरे कौन फिजन? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अब सुनिएगा बेटा, न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या? फिजन मतलब होता है टू स्प्लिट अप, टू स्प्लिट अप। अरे स्प्लिट अप माने टूट जाना, ठीक है। तो स्प्लिट कर जाना, टूट जाना। अरे किसका टूट जाना? हैवी न्यूक्लियस का। एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक कर जाता है टू आर मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में, टू आर मोर, टू टी डब्ल्यू हो, टू आर क्या में टिका है सब, टू आर मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक कर जाता है, तो इस प्रोसेस का कहते हैं फिजन। अरे कौन फिजन? न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। तो इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। एंड प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस, अरे एम कहां गया रे बाबा? आगे जोड़ लिया, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अरे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट इज द न्यूक्लियर फिजन? न्यूक्लियर फिजन इज द breaking or splitting up of a heavy nuclei into the two or more smaller nuclei, and in this process tremendous amount of energy will be released and everything will be destroyed because of the thousands and thousands degree temperature will be raised at the particular place. So this process is used in the atom bomb. आइटम बम नहीं दिलाता सर, एटम बम इधर, हाँ न्यूक्लियर बम यही तो काम करता है। एटम बम इधर सुनिए, एटम में इधर एटम बम जो आप कहते हैं, एटम बम में न्यूक्लियर फिजन ही कराया जाता है। और जिसको आप न्यूक्लियर बम कर रहे हैं ना, वो एटम बम ही है, एटम बम ही है, उसी को न्यूक्लियर बम आप कहते हैं, क्योंकि एटम बम पर ही उसमें न्यूक्लियर फिजन करा जाता है। ये छोटा बड़ा हो सकता है जैसा कि अब बनाया जाए उसके अकॉर्डिंग, हाँ तो वही है। और हाँ एक और होता है हाइड्रोजन बम होता है, तो हाइड्रोजन बम अभी बताएंगे, अभी बताते हैं, बनाना नहीं सिखाएंगे। क्या हुआ? क्लास खत्म हो गया, पढ़ लिए 12th पास, हाँ गुरुजी के पीछे, हाँ चल हाइले हाइड्रोजन ला गुरुजी, दक्षिणा नहीं ला, ठीक इधर, हाँ कहानी है खत्म, ठीक। तो सुनो बेटा इधर क्या सुनेगा? तो ये फिजन समझ में आया ना? फिजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियाई इनटू द टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, एंड इन दिस प्रोसेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड एट दैट पर्टिकुलर एरिया,
वो डिपेंड करता है कि उसमें जो मटेरियल लगाया गया है, यूरेनियम या रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो मटेरियल की अमाउंट, सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है। अरे 6 अगस्त एंड 9 अगस्त ऑफ 1945 हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे एक लिटिल बॉय, छोटा लड़का, फैटमैन, मोटका आदमी, इबम का नाम था ठीक ना। हाँ, इबम का नाम था। जापान बना के रखा था, अमेरिका बना के रखा था अपने पास। अब उसका प्रैक्टिकल नहीं किया था, तब से जापान उस पे अटैक, इन्वेजन कर दिया उसके हवाई आइलैंड पर, इंडिया वो उसके यूएसए के अमेरिका के हवाई आइलैंड पर आक्रमण कर दिया, मार दिया 200-250 जहाज। उस समय अमेरिका खत्म। अमेरिका बस वो क्या किया, बम बनाया था, प्रैक्टिकल जारी कर दिया ठीक ना। प्रैक्टिकल किया नहीं था उसका, जाके देखा क्या होता है, टिप दिए, ठीक है ना। सुनिएगा तो क्या हुआ कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, क्यों? क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन होता है। कैसे भी दिखाते हैं, यहाँ पर। तो हैवी न्यूक्लियाई 2 or more स्मॉलर न्यूक्लियाई ब्रेक कर जाएगा, लेकिन कब ब्रेक करेगा? कंडीशन जब कोई स्लो मूविंग न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रिनो अगर मूव करते हुए आए और उसके न्यूक्लियाई पर टकरा जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो सुना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, ये कोई न्यूक्लियस है, पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम का कोई एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस पर एक स्लो मूविंग ऐसे कोई एक न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रिनो, चलो n से बना देते हैं, n01 ना, आया और इस पर ऐसे स्ट्राइक कर गया, तो ये क्या हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, प्लस 3 0 and 1 3 न्यूट्रिनो ये इमिट कराता है, निकालता है, और 3 को, मतलब अगर ऐसे हम इसको चाहें तो यहीं पर बनाना चाहें इतना निकालेगा, अगर हम कह दें इसी को दिखाना चाहें तो यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं कि ऐसे 3 न्यूट्रिनो निकलेगा। कैसे दिखाऊं, एक हटा करके दिखाते रुके, यहाँ से फिर 3 न्यूट्रिनो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, फिर ये फर्दर फिर से 3 न्यूट्रिनो निकालता है, फिर ये 3 निकालेगा, फिर ये 3 निकालेगा, फिर ये 3 निकालेगा, फिर ये 3 निकालेगा, सब में 3 3 3 3, ठीक, ऐसे निकलता जाएगा बेटा, ठीक। और 1 मिनट, ये चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको एक अब कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार बम पटक दिया वहां पर, न्यूक्लियर बम, ले जा 2 बाल्टी पानी मार के खत्म, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। एक फर्क पड़ेगा, हम बना सकते हैं, ठीक है ना, हम बना सकते हैं, लेकिन उस पर रिसर्च करना पड़ेगा ना। ये सुना क्या समझते हैं, इधर सुनना मजाक नहीं कर रहे हैं, सुनो। अगर उसी समय, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, सुनो पहले, लेकिन ये बहुत टफ होगा, अब इतने इजी नहीं है, लेकिन इतना इजी नहीं है, सुनो। एटम बम जब एक्सप्लोज करता है, जहां पर, या न्यूक्लियर बम जब एक्सप्लोज कराया जाता है, वहां पर ग्रेफाइट को अगर तुरंत एक्सप्लोज कराया जाए बहुत ज्यादा उसी अमाउंट में से, तो न्यूक्लियर बम का इम्पैक्ट 0 हो जाएगा या कम हो जाएगा। कैसे? अब वो ग्रेफाइट से निकलते हैं जो ये न्यूट्रिनो को, जो इसमें न्यूट्रिनो निकले हुए हैं ना रेडियो एक्टिव मटेरियल से एटम बम में, उस न्यूट्रिनो को ग्रेफाइट ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। न्यूक्लियर वो क्या था, रिएक्टर, कल बता रहे थे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्लास में, कि उसमें ये ग्रेफाइट का रॉड लगाया जाता है। ग्रेफाइट का रॉड जब तेज चलने लगता है तो ग्रेफाइट के रॉड को और अंदर लगा देते हैं, तो पूरे न्यूट्रिनो को पकड़ लेता है, न्यूट्रिनो को पकड़ लेता है, और वो जो रेट ऑफ फ्यूजन होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, धीमा हो जाता है। इसलिए ये नहीं कि मशीन तेज चला तो जाकर धीमा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा न्यूक्लियर फ्यूजन में। चेरनोबिल बताया था ना, यूक्रेन वाला, तब वो अनकंट्रोल चलने लगता है एकदम, अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो सब टिप गया, फाड़ गया, एकदम पूरा उड़ जाएगा, निकल पावर प्लांट ही उड़ जाएगा। तो इसलिए उसमें रॉड लगाए जाते हैं ग्रेफाइट के, तो उसी को ग्रेफाइट के रॉड क्या करता है, न्यूट्रिनो जो ये निकल रहे हैं इसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, तो एक रेट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जो अनकंट्रोल था थोड़ा कंट्रोल्ड मैनर में होने लगा। एक बात और याद रखना, चेन न्यूक्लियर फ्यूजन को कम करने के लिए, इसके रेट को घटाने के लिए 2 चीज का यूज करते हैं, या तो ग्रेफाइट का यूज करेंगे या तो फिर D2O, इसको कहते हैं हैवी वाटर पानी, ठीक है, D2O। अगर इसको यूज करते हैं तो ये भी न्यूट्रिनो को पकड़ लेके बैठ जाता है, छोड़ भी नहीं करता, तो इसलिए न्यूट्रिनो जब तक रहेगा नहीं, अरे न्यूट्रिनो आया है तब ना एक्सप्लोज किया है, अगर जब न्यूट्रिनो रहेगा ही नहीं तो इसका मटेरियल भले जो बचा हुआ है रेडियो एक्टिव, ये ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं ये मान लीजिए कि ये थोरियम है, थोरियम है, पहले इसके यूरेनियम था, यूरेनियम से अल्फा फाट के निकला है, थोरियम बन गया है, तो थोरियम है, तो थोरियम फिर बदलता है तो किसमें जाता है, क्रिप्टॉन में, और उसके बाद क्या बनता है, बेरिलियम 56 है ना, कल बताया था ना, और क्रिप्टॉन कितना 36,
ठीक है, ये 144। अब इसको क्या करना, थोरियम में से इसमें माइनस करना, 1 56 6 बेटा पहले ये यूरेनियम था 92 और 235। इस पे जैसे ये आएगा बताओ कितना आएगा, यहाँ कितना बढ़ेगा, 0 जोड़ दो, इसमें 0 जोड़ो 92 रहेगा, यहाँ जोड़ो एक को जोड़ो 236। तो यही वाला यूरेनियम काम देता है, सुनो 236 हो जाएगा। तो ए बेटा ए जब ये जुड़ेगा तो ये कौन सा यूरेनियम बनेगा पहले बताइए, इसके बीच में पहले बनेगा यूरेनियम 92 236। यही वाला यूरेनियम फिर ब्रेक करता है, यही वाला यूरेनियम तो काम करता है एटम बम में। ये यूरेनियम तो हमारे इंडिया में नहीं करता है ये यूरेनियम, लेकिन ये बम वाला जो वही यूरेनियम है इसको चाहिए है तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, इंडिया में नहीं मिलता उतना। सबसे ज्यादा यूरेनियम पूरे वर्ल्ड में कजाकिस्तान में है। हाँ कजाकिस्तान में अभी डील करने वाले हम सोच रहे हैं। तो सुना तो ये है क्रिप्टॉन बेरिलियम ना। तो ये 144 तो इसमें अरे इसमें से इतना घटा दीजिए जो बचेगा क्रिप्टॉन हो जाएगा, है ना। वही के पूरा मत याद कर सुना। तो ए बेटा अब इसमें से 3 न्यूट्रिनो जो निकला है, तो ये जब तक मटेरियल बचा रहेगा तब तक न्यूट्रिनो निकलता रहेगा। अब मेरी बात सुनना, जो जापान पे बम यूज किया था अमेरिका ने, उसमें 400 ग्राम 450 ग्राम यूरेनियम यूज किया था, आधा किलो भी नहीं आधा किलो भी नहीं वो बम में। अब सोचो अगर 2-4-5 किलो रख दिया होता ना, अब सुनो 2-4-5 किलो रखता तो अमेरिका अपन ही टिपाता। हाँ सुनो कैसे, हम लोग ने अभी देखोगे तो हम लोग के यहाँ जापान ये बड़ा कहता रहता है पाकिस्तान की अभी न्यूक्लियर बम मार देंगे, ये बम हमारे पास न्यूक्लियर बम है कश्मीर मुद्दे पर कहते हैं ना। तो क्या है वो एकदम मूर्ख है, सब एकदम मूर्ख है पाकिस्तान वाले। उससे बड़े मूर्ख इंडिया वाले भी है, क्या कहते हैं हमारे पास नहीं है, कहा हम मार देंगे। अरे भैया मरबे तो रेडिएशन में कहा जाए, लाहौर पाकिस्तान जो दिल्ली से है 200-150-300 किलोमीटर दूर पे है, पूरा रेडिएशन इंडिया में चलाएगा, अपने ही टिपा जाएंगे लोग। तो जैसे उधर जाए बैठे उधर ठीक है ना। तो इसलिए इधरों समझदार लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा देखिए मैं मानता हूँ शक्ति का विस्तार हो, साइंस के अनुसार शक्ति का विस्तार वो अच्छी बात है, लेकिन शक्ति का विस्तार मानव हित के लिए हो, हित के लिए नहीं। मैं मानता हूँ आज अगर एक बच्चा जन्म लिया, मान लीजिए हम कहते हैं हमारे देश के पीएम, पाकिस्तान के देश के पीएम, कोई भी किसी भी देश की बात करें, केवल हम पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, किसी भी देश का पीएम, अब उनके वो अगर आपस में शुरू कर दिए युद्ध, एक बच्चा जो जन्म लिया वो तो जानता भी नहीं कि बॉर्डर क्या होती है, सीमाएं क्या होती हैं, कौन देश है क्या है, अभी उसने दुनिया नहीं देखा, लेकिन उसकी लाइफ एक व्यक्ति के हाथ में है जो उसको जीवन दे नहीं सकता, उसका जीवन छीन सकता है कि नहीं, है कि नहीं। अगर आज ही अगर युद्ध लड़ हो जाए, चाहे पाकिस्तान से ही हो जाए या चाइना से, ये बहुत ही सब बॉर्डर पे बहुत अतिक्रमण करते रहते हैं हम लोग के बॉर्डर का, तो इस वजह से हमारे बॉर्डर के आसपास एकदम पूरा सब जमीन अक्षाई चीन हमारा जो है हम लोग का, अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है हमारा है, अरुणाचल प्रदेश को हमारे कहता है चीन हमारा है, ठीक है ऐसा तो इसलिए जो विस्तारवादी नीति रखते हैं सब लोग, तो इसलिए कह रहे हैं कि शक्ति हो, सही बात है। इसीलिए अब नए देश भी उभर रहे हैं जो एटम बम बनाना चाहते हैं डेटरेंस के रूप में। नहीं तो क्या है कि आप परमाणु बम बना दो और दूसरा देश ऐसे बैठा चुपचाप, तो हड़काते रहो उसको, हटकाते रहो, है कि नहीं। तो इसलिए डेटरेंस के रूप में ठीक है, हम चाहेंगे तो कहा तुमको लेके जाएंगे, है कि नहीं, वही है बस। तो चलिए बताइए इस समय आएगा, ठीक है। तो आइए अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, अब पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम यही काम करता है, सुना है ना, अनकंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल करना होगा तो क्या करेंगे, D2O पानी, कौन वाला पानी, हैवी वाटर, इन्हें ले जाके 2 बल्टी मार दिए, नल चलाते ले 2 बल्टी, कुछ ना हुई टिपा जाए। हाँ तो ये हम कह रहे थे, तो हम ही कह रहे थे आप कहें गुरुजी जब आप कहें ग्रेफाइट को एक्सप्लोज करा दीजिए तो एटम बम का प्रभाव कम हो जाएगा। बेटा उतना टाइम में नहीं देगा, एटम बम उतना टाइम नहीं लेता, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है ना। आइए अच्छा